होती है तो उनका सीधे संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। संज्ञान कब लिया जाएगा? जबकि डीएम, केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने अपनी सहमति दी हो। 195 का कोई अपराध है, 195 हमने कल देखी थी, और उन अपराधों के संबंध में कोई आपराधिक षड्यंत्र किया गया है सरकार से सहमति लेके आए, उसकी जरूरत नहीं है। 195 कहता है कि लोक सेवक ने परिवाद पेश कर दिया, जज ने परिवाद पेश कर दिया, उतने में काम चल। अब आ जाते हैं 197। 197 फिर एक अवरोध लगाता है, न्यायालय की संज्ञान की शक्ति पर फिर एक अवरोध लगाता है। तो क्यों अवरोध लगाता है, थोड़ी सी उसकी चर्चा कर ले कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, वो जब लोक हित में कोई काम करता है तो स्वाभाविक है कि उससे कुछ लोगों का प्राइवेट हित प्रभावित होगा। जैसे जज फैसला करेंगे तो जज किसी एक के पक्ष में फैसला करेंगे, स्वाभाविक है दूसरा असंतुष्ट रहेगा। पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट ने मान लीजिए कि नाली की खुदाई करानी है, तहसीलदार है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट काम करेगा तो जब वो लोक हित में काम करता है तो उससे प्राइवेट हित टकराते हैं। कोई भी काम आप पब्लिक इंटरेस्ट में करें तो कुछ लोगों के प्राइवेट हित उससे टकराते हैं। तो जिन लोगों के प्राइवेट हित टकराते हैं वो ऐसे पब्लिक सर्वेंट के ऊपर मिथ्या आरोप लगाएंगे, उसके ऊपर लांछन लगाएंगे, उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू करना चाहेंगे। जो भी उपाय उनको ठीक लगेगा तो वो उपाय वो करेंगे। तो इस तरह तो जो पब्लिक सर्वेंट है वो काम करना एक भय में रहेगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। जज साहब हैं वो निर्णय नहीं दे पाएंगे कि जिसके खिलाफ हम देंगे, जो हारेगा वो हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाएगा और कोर्ट में मुकदमा लेके खड़ा हो जाएगा। तो पब्लिक सर्वेंट और जजों को एक विशेष सुरक्षा देता है 197। किनको किनको? पब्लिक सर्वेंट को, लोक सेवकों को और जजों को, मजिस्ट्रेटों को एक सुरक्षा देता है कि आप अपना काम निश्चिंत होकर करिए, आपके ऊपर ऐसे ही कोई मामला लेके कोर्ट नहीं पहुंच जाएगा। तो 197 उसी कॉन्सेप्ट में बात करता है ताकि पब्लिक सर्वेंट और जज निर्भीक होकर अपने लोक दायित्वों को निर्वहन कर पाए कि आप निश्चिंत रहें, आपके खिलाफ ऐसे ही कोई कोर्ट लेके मामला नहीं पहुंच जाएगा। तो अब तरीका क्या अपनाया गया उनको सुरक्षा का भाव प्रदान करने का? 197 सीआरपीसी में लाई गई। 197 क्या कहती है कि किन व्यक्तियों की बात करती है, पहले ये जान लें किन व्यक्तियों को ऐसी सुरक्षा प्राप्त है। तो पहली कैटेगरी हो गई न्यायाधीश, दूसरी कैटेगरी हो गई मजिस्ट्रेट, और तीसरी कैटेगरी हो गई लोक सेवक। लोक सेवक कौन सा लोक सेवक? जिसे कि सरकार द्वारा या सरकार की मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता। ध्यान रखिएगा, सारे लोक सेवकों को नहीं। कौन से लोक सेवकों को? जिसको सरकार द्वारा या सरकार की मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है। यह ध्यान रखिएगा कि कौन सा लोक सेवक? जिसे सरकार द्वारा या सरकार की मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है। ये तीन कैटेगरी हो गई, जज, मजिस्ट्रेट और लोक सेवक। कौन सा? जिसे सरकार द्वारा या सरकार की मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है। कब? इन लोक सेवकों को कब यह सुरक्षा प्राप्त रहेगी? तो ध्यान रखिए कि ये लोक सेवक या तो सेवा में रहे या सेवा से सेवानिवृत्त हो जाए, दोनों ही स्थितियों में इनको 197 की सुरक्षा उपलब्ध है। इसको आप अलग अलग खंडों में लिख लें कि किन अधिकारियों को प्राप्त है, किन की बात हो रही है 197 में। तो जज की बात हो रही है, मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, और लोक सेवक, सारे लोक सेवक नहीं। कौन सा लोक सेवक? जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से उठे हटाया जा सकता, उस लोक सेवक की बात हो रही है। किस दौरान? जिस दौरान वो ऐसे पद को धारण कर रहा है, या उस दौरान भी जबकि वो अपने पद को धारण करने से निवृत्त हो चुका, मतलब सेवानिवृत्त हो चुका है, तब भी 197 की सुरक्षा मिलेगी। फिर ऐसा लोक सेवक या मजिस्ट्रेट कौन से कार्यों को कर रहा है, तब उसको 197 की सुरक्षा मिलेगी। ध्यान रखिएगा, मजिस्ट्रेट सब्जी लेने भी जा रहा है ना, और पब्लिक सर्वेंट डीएम साहब माल घूमने भी जा रहे हैं, पिक्चर देखने भी जा रहे हैं, तो उस दौरान नहीं, उस दौरान नहीं, उस दौरान के कार्यों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। किस दौरान के कार्यों को सुरक्षा मिल रही है? कि जिस कार्य से अपराध का बनना कहा जा रहा है कि पब्लिक सर्वेंट ने या जज ने ये काम किया है और ये काम अपराध है, उस कार्य को तब करना कहा जा रहा है जबकि लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था। समझिएगा कि लोक से अलग अलग अधिकारियों को ध्यान कर लें किनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
उनके सेवा के दौरान भी प्रदान की जा रही है, उनकी सेवानिवृत्ति के दौरान भी प्रदान की जा रही है। पर उनके किन कार्यों को संरक्षित किया जा रहा है? उन कार्यों को संरक्षित किया जा रहा है जो कार्य वो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कर रहे हैं। जैसे कि जज साहब फैसला दे रहे हैं, उनका पदीय कर्तव्य है। अब उससे किसी को बुरा लगे, किसी को मानहानि हो लगे अपनी, या किसी का मानसिक संत्रास हो, तो उसके लिए वो ऐसे जज साहब के विरुद्ध मामला नहीं ला सकता। पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार कर रहा है, तो वो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा है। जो जिस कार्य से आपको लग रहा है कि अपराध हुआ है, वो कार्य वो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा है। तो ऐसे पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्यों को ही 197 सुरक्षा प्रदान करती है। तो किसको प्रदान करती है? सेवा के दौरान भी प्रदान करती है, सेवा के बाद भी प्रदान करती है। किन कार्यों को प्रदान करती है? जिन कार्यों के बारे में कहा जा रहा है इन कार्य से अपराध का गठन हुआ, वो कार्य वो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा था। अब कैसे सुरक्षा प्रदान करती है? तो मजिस्ट्रेट को रोक दिया गया कि आप किसी ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेंगे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोक सेवक ने किया है और लोक सेवक ने अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य किया था, उस कार्य से अपराध का गठन हुआ। तो कहा गया कि आप इसका सीधे संज्ञान ना लीजिए। कब संज्ञान लीजिए? जबकि ऐसा लोक सेवक या जज या मजिस्ट्रेट यथा स्थिति यदि केंद्र सरकार की सेवा में है तो केंद्र सरकार की प्रायर सैंक्शन होनी चाहिए, या राज्य सरकार की सेवा में है तो राज्य सरकार की प्रायर सैंक्शन होनी चाहिए, पूर्व सैंक्शन होनी चाहिए। जब तक कि ऐसी सैंक्शन ना हो तब तक मजिस्ट्रेट संज्ञान ना ले। तो देखिए, लोक सेवकों को एक आवरण मिल गया कि आपने आपके कार्यों से यदि कोई अपराध हुआ भी है, आपके कार्यों से यदि किसी को लगता भी है कि अपराध हुआ है, तो उस अपराध का कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने से पहले एक हर्डल लगा दिया गया, एक अवरोध लगा दिया गया कि पहले राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिसकी भी आप सेवा में है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार पहले तय करे कि आपने अपराध किया है और फिर उसके बाद ही मामला कोर्ट तक आएगा। तो एक सुरक्षा मिल गई है आपको। आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास कि हमको तो ये वारंट मिला था, हम वारंट में इसको पकड़ने गए थे, हमारे ऊपर जो सदोष अवरोध का ये मुकदमा लाया है वो गलत है, देखिए हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो आपको अवरोध मिल गया, आप प्रोसिक्यूट होने से बच जाएंगे। तो ये एक सुरक्षा दी गई लोक सेवकों को। किनको दी गई और मंजूरी कौन देगा, प्रश्न यही आता है। तो लोक सेवक कौन सा? न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक जिसे राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार की मंजूरी से उसके पद से हटा सकते हैं। इनको किस दौरान? तो जब ये सेवा में है उस दौरान भी ये सुरक्षा है, और जब सेवा से निवृत्त हो गए उस दौरान भी सुरक्षा है। किन कार्यों को? तो जो कार्यों के बारे में कहा जा रहा है कि ये कार्य इन्होंने अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया है, उन कार्यों से यदि अपराध बनता है तभी सुरक्षा मिलेगी। और फिर क्या सुरक्षा क्या दी गई है कि इनके खिलाफ किसी भी मामले का संज्ञान मजिस्ट्रेट नहीं लेगा जब तक कि यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सहमति ना मिल गई हो। परंतु आप लोग देख लीजिएगा, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार का ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आ जाए स्पष्टीकरण। जो स्पष्टीकरण बाद में जोड़ा गया आपका 2013 में, ठीक 2013 में स्पष्टीकरण जोड़ा गया और उस स्पष्टीकरण में कुछ अपराधों को अलग कर दिया गया। अभी देखिए, ऊपर जब हम पढ़ रहे थे तो वो अपराधों को अलग नहीं कर रहा, हमको समझना पड़ेगा कि ये इसका पदीय कर्तव्य था या नहीं था। अपराध के जो एलिगेशन है, एलिगेशन के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस थे, पर कुछ अपराधों को अलग कर दिया गया कि ये जो 197 की सुरक्षा मिलती है लोक सेवकों को, वो इन अपराधों के संबंध में नहीं मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर इस अपराध का आरोप लग गया तो उसको 197 की सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो किन अपराधों की बात हो रही है? 166A आईपीसी का अपराध, 166A, 166B, 354 या जो सेक्सुअल नेचर के जो भी ऑफेंस हैं, 354A, B, C, D, 376 एंड जो भी उसके फर्दरेंस में आगे के अपराध हैं 509 है। तो इन अपराधों को कोर्ट तक ले जाने के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट सीधे संज्ञान ले लेगा। यदि पब्लिक सर्वेंट के ऊपर आरोप लगा कि उसने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की, किसी महिला के साथ रेप किया है, किसी महिला की मॉडेस्टी आउटरीच की है, तो इन अपराधों का यदि एलिगेशन है तो फिर वहां पर 197 का बार नहीं आएगा, मजिस्ट्रेट सीधे संज्ञान ले लेगा। 166A का अपराध है कि पुलिस ऑफिसर इन अपराधों में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है उसमें FIR कायम नहीं कर रहा है, यदि विवेचना कर रहा है, मनमौजी तरीके से कर रहा है, यदि ऐसा कोई एलिगेशन है तो उसके लिए भी 197 का बार नहीं रहेगा, सीधे आप कोर्ट जा सकते हैं। और इसी तरह यदि
डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब 166B मेडिकल ऑफिसर्स पर या अस्पतालों पर ड्यूटी लगाती है कि आपके पास रेप विक्टिम आई है तो आप उसका सीधा इलाज करिए। यदि वो इलाज नहीं करते हैं तो 166B के अपराध से 166B का अपराध हो गया और उसके लिए 197 कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती। फिर आ जाएं कि हम लोक सेवकों को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, उसी फर्दरेंस में इसकी उपधारा 4 को देख लें। 197 की उपधारा 4, उपधारा 4 कहती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास यह भी शक्ति है कि वो उन व्यक्तियों का, उन अपराधों का और उस न्यायालय का अलग दर्जा बना सकती है। मतलब वो कह सकती है कि जो पीसीएस लेवल के अधिकारी हैं उनका ट्रायल इस कोर्ट में चलेगा, हम अलग से कोर्ट बना रहे हैं उनके ट्रायल के लिए। या जैसे अभी आप सुने कि जो नेताओं के संबंध में अपराध हैं, नेताओं द्वारा अपराध किए जा रहे हैं, उनके ट्रायल के लिए अलग कोर्ट बना दी गई है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक और पावर दिया जा रहा है कि आप न्यूली अपॉइंट मजिस्ट्रेट से ऐसे लोक सेवकों का ट्रायल ना हो पाए। देखिएगा क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि लोक सेवक है, लोक सेवक का जो उसके ऊपर मान लीजिए कि सैंक्शन भी सरकार ने दे दी है, सरकार ने सैंक्शन दे दी है, उसके बाद भी जरूरी है कि उसका कोई न्यूली अपॉइंट मजिस्ट्रेट या अनएक्सपीरियंट जज उसका ट्रायल ना करे। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अलग से नियम बना सकती है कि लोक सेवकों के मामलों का जो ट्रायल होगा या जो इंक्वायरी होगी वो इस कैटेगरी के जज या इस कैटेगरी के मजिस्ट्रेट करेंगे। ये उपधारा 4 एक और संरक्षण देती है लोक सेवकों को। पहले तो प्रोसिक्यूशन से ही बचाना है, और यदि मान लीजिए कि प्रोसिक्यूशन से नहीं बच पा रहा पब्लिक सर्वेंट, तो फिर कहा गया कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार एक कैटेगरी बना सकती है, मामलों की कैटेगरी बना सकती है, जजों की कैटेगरी बना सकती है। यदि लोक सेवकों के द्वारा इस श्रेणी का अपराध किया गया है तो फला कैटेगरी का जज ही उसका ट्रायल करेगा। मतलब अनएक्सपीरियंस्ड और न्यूली अपॉइंटेड लोग पब्लिक सर्वेंट का ट्रायल ना करें ताकि वो ह्यूमिलेट हो, इसलिए 197 की उपधारा 4 एक और व्यवस्था कर देती है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, बाकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एक सरसरी तौर पर रीडिंग आप लोग कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं 198 विवाह के विरुद्ध जो अपराध है उसमें भी रोक है कि इसमें भी मजिस्ट्रेट सीधे कॉग्निजेंस नहीं लेगा। क्यों ऐसी रोक है? क्योंकि जो विवाह है वो एक फैमिली डिस्प्यूट होता है, दो परिवारों के बीच संबंध बनता है, तो वो दो परिवारों के बीच एक तीसरा व्यक्ति अतिक्रमण ना करे। कुछ चीजों को अपराध बना दिया गया है। जब आप 493 से लेके 498 तक की बातें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि विवाह के कुछ कार्यों में यदि दोनों के बीच अनबन है, परिवारों के बीच या पति पत्नी के बीच, तो उनके कार्यों से भी अपराधों का गठन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उन अपराधों की रिपोर्ट लिखाने चला आए थाने, कोई भी व्यक्ति प्राइवेट परिवाद लेके चला जाए। दो परिवारों के बीच विवाद है, पति पत्नी के बीच विवाद है, तो एक संभावना है कि उन विवादों को वो आपस में सुलझा ले। तो एक तीसरे व्यक्तियों को रोक दिया गया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर इन अपराधों का ना तो रिपोर्ट लिखा सकता है और ना ही इन अपराधों के बारे में प्राइवेट कंप्लेंट लेके आ सकता है। विवाह संबंधी अपराधों का यही कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा तो नहीं है, अपराध तो हो रहा है, तो कौन लेके जाएगा कोर्ट के पास तक मामला, वो 198 बताता है। 198 कहता है कि अध्याय 20 के अधीन अपराध, अध्याय 20 के अधीन कौन कौन से अपराध हैं आपके, 493 से लेके 498 तक के अपराध। यदि इन अपराधों का किया जाना कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने 493 का अपराध किया या दुर्विवाह कर लिया या 497 कर लिया, एडल्टरी कर दी, या किसी की स्पाउस को ले गया कोई व्यक्ति भगाकर फुसलाकर 498 के तहत, ये अपराध यदि हुए हैं तो फिर इन अपराधों का संज्ञान मजिस्ट्रेट तभी लेगा जबकि व्यथित व्यक्ति द्वारा परिवाद किया जाए। जब व्यथित व्यक्ति परिवाद करेगा तभी मजिस्ट्रेट विवाह संबंधी अपराधों के बारे में संज्ञान लेगा। ठीक, तो सिर्फ कौन जा सकता है कोर्ट विवाह संबंधी अपराधों के बारे में? व्यथित व्यक्ति ही जा सकता है। किसी व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति नहीं कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति को हम करें, किसी भी व्यक्ति को जिससे इन विवाह संबंधी अपराधों से व्यथा हुई है वो कोर्ट लेके जा सकता है मामला, लिखित परिवाद पेश करेगा और उसके परिवाद पर ही कोर्ट संज्ञान लेगा, अदरवाइज कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। इसके 3 अपवाद हैं कि क्या हमेशा व्यथित व्यक्ति को ही विवाह संबंधी अपराधों में कोर्ट तक जाना पड़ेगा, तो इसके 3 अपवाद हैं। 3 अपवाद हैं और बड़ा तीनों तार्किक हैं। पहला, मान लीजिए कि जो व्यथित व्यक्ति है वो बच्चा है, माइनर, बाल विवाह भी अपने यहाँ होता है, तो हो सकता है वो बच्चा हो।
दूसरा कि व्यथित व्यक्ति पागल हो, व्यथित व्यक्ति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से असमर्थ हो, व्यथित व्यक्ति पर्दानसीन महिला हो। तो यदि ऐसा व्यक्ति है तो हम यदि 198 के सामान्य नियम के हिसाब से चलेंगे कि वही व्यक्ति परिवाद लेके जाए तो फिर उसको न्याय मिलने से रहा। तो फिर कहा गया कि यदि व्यथित व्यक्ति क्या है, 18 वर्ष से कम आयु का है, व्यथित व्यक्ति पागल है, व्यथित व्यक्ति रोग या अंग शैथिल्य के कारण कंप्लेन करने में असमर्थ है, या व्यथित व्यक्ति कोई स्त्री है जो कस्टम्स के हिसाब से लोगों के सामने आने से बचती है, पर्दानसीन स्त्री है, रूढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है। तो फिर यहां पर परिवाद कौन पेश करेगा? तो यहां पर न्यायालय की इजाजत से कोई भी अन्य व्यक्ति परिवाद पेश करता। अपराध कौन सा हुआ? 493 से लेकर 498 तक का हम अभी पढ़ रहे थे कि व्यथित व्यक्ति ही परिवाद लेके आएगा, पर अब परिस्थितियां कुछ बदल गई कि व्यथित व्यक्ति पागल है, बच्चा है, फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, या फिर व्यथित व्यक्ति लोगों के सामने नहीं आता है। तो फिर न्यायालय की इजाजत से कोई भी अन्य व्यक्ति उस व्यथित व्यक्ति की ओर से परिवाद पेश कर सकता है। पहला अपवाद 198 की उपधारा 1 का। दूसरा अपवाद क्या है कि यदि व्यथित व्यक्ति पति है, व्यथित व्यक्ति पति है, और पति कहां है कि वो आर्म्ड फोर्सेस में है, ठीक है, संघ के सशस्त्र बल में वो काम कर रहा है, संघ के सशस्त्र बल, ध्यान रखिएगा उन्हीं के बारे में बात हो रही है। और अब हम कह रहे हैं कि व्यथित व्यक्ति ही परिवाद पेश करेगा। अब वो सेना में है और उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर उसको इस कारण छुट्टी नहीं दे रहा कि तुम जाओ और परिवाद पेश करो, हम तुमको छुट्टी देते। उसने एप्लीकेशन लगाई, कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि देखिए युद्ध होने वाला है, परिस्थितियां तनावपूर्ण है, हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते। तो अब उस पति के जो व्यथित व्यक्ति है उसके इस अधिकार का क्या होगा, लीगल राइट का क्या होगा? तो फिर उसी की व्यवस्था करता है इसका दूसरा परंतु कि यदि व्यथित व्यक्ति पति है और संघ की सेवाओं में है, संघ की सशस्त्र सेवाओं, सशस्त्र बल की सेवाओं में है, और उसके जो कमांडिंग ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर ने ये प्रमाण पत्र दे दिया है कि हम इसको परिवाद करने के लिए छुट्टी नहीं दे सकते, तो वहां पर व्यथित व्यक्ति की ओर से प्राधिकृत जो पति है उसने यदि किसी को प्राधिकृत कर दिया है तो ऐसा अन्य व्यक्ति परिवाद पेश कर सकता है। व्यथित कौन है? पति है, लेकिन कहां है? संघ की सशस्त्र बल की सेवाओं में है, और उसके कमांडिंग ऑफिसर ने यह कह दिया है कि आपको हम छुट्टी इस कारण से नहीं दे सकते। तो फिर व्यथित व्यक्ति क्या करेगा? एक प्राधिकार देगा किसी अन्य व्यक्ति को, और फिर ऐसा प्राधिकार मिलने के बाद अन्य व्यक्ति परिवाद पेश कर सकता है। फिर तीसरा अपवाद इसका कि 494 और 495, 494 मतलब दुर्विवाह का अपराध हो रहा है, क्या 495 का अपराध हो रहा है। और व्यथित कौन है? पत्नी है, व्यथित पत्नी है। तो न्यायालय यदि इजाजत देता है तो उस पत्नी के पिता, माता, भाई बहन, पुत्री, पिता या माता के भाई बहन न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उस स्त्री से रक्त विवाह या दत्तक से संबंधित है वो भी कर सकता है। एक बता दिया कि पिता कर सकता है, माता कर सकता है। फिर एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि यदि उस पत्नी से, स्त्री से कोई भी व्यक्ति रक्त के माध्यम से, दत्तक के माध्यम से या विवाह के माध्यम से संबंधित है तो वो भी न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता है। तो 3 अपवाद आपको मिल गए। सामान्य नियम क्या है कि विवाह संबंधी अपराधों में जो अध्याय 20 के अधीन अपराध हैं उन अपराधों के बारे में मजिस्ट्रेट संज्ञान तभी लेगा जबकि व्यथित व्यक्ति द्वारा परिवाद पेश किया गया। फिर 3 अपवाद आते हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि व्यथित व्यक्ति को बुलाना ठीक नहीं है। पहली परिस्थिति क्या है कि व्यथित व्यक्ति पागल है, अवयस्क है, पर्दानसीन स्त्री है, मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड है, तो उसकी ओर से न्यायालय यदि किसी को अनुमति देता है तो वो व्यक्ति परिवाद कर सकता है। संघ की सेनाओं में कोई व्यक्ति है, पति है, और उसके साथ कोई अपराध हुआ है विवाह संबंधी, उसके कमान ऑफिसर उसको छुट्टी नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसा संघ का सेवक, ये पति अपनी ओर से किसी को लिखित में प्राधिकार दे सकता है, और जिसको वो प्राधिकृत करेगा वो व्यक्ति परिवाद पेश करेगा और न्यायालय संज्ञान लेगा। 494 और 495 के अपराध यदि स्त्री के साथ किए गए हैं, स्त्री उसमें व्यथित है, तो उस स्त्री की ओर से उसके माता, पिता, भाई, बहन अलग एक श्रेणी बना दी गई है, या रक्त विवाह या दत्तक से जो भी उससे संबंधित है वो भी परिवाद पेश कर सकता है। फिर उसकी उपधारा 1 और आती है, वो 497 और उपधारा 2
497 और 498 के अपराधों में व्यथित व्यक्ति की श्रेणी बता देती है। देखिए व्यथित व्यक्ति कौन है, ये हर मामले के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस से तय होगा। ठीक, कोई भी विवाद संबंधी अपराध होता है तो उसके फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस से हम तय करेंगे कि व्यथित कौन है। पर 497 और 498 में यह निश्चित कर दिया गया है कि यदि 497 या 498 का अपराध होता है तो इसमें व्यथित सिर्फ पति होगा। अब पति ही परिवाद ला सकता है। 497 और 498 के लिए सिर्फ पति ही परिवाद लाएगा, क्योंकि बता दिया गया कि सिर्फ यही व्यथित होगा, इसके अलावा कोई दूसरा व्यथित नहीं होगा। आगे हम जो बाकी अपराध है 493, 94, इसमें हर मामले के तथ्य एवं परिस्थिति के हिसाब से कोर्ट तय करती है कि ये व्यथित है कि नहीं। पर 497 और 98 में कोर्ट का ऐसा डिस्कशन खत्म है। कोर्ट किसको व्यथित मानेगी? सिर्फ पति को ही व्यथित मानेगी 497 और 898 के अपराधों में। और तो व्यथित है तो सिर्फ पति परिवाद ला सकता है, ऐसा नहीं है। यदि उस स्त्री की देखरेख करने वाला कोई व्यक्ति है और पति अनुपस्थित है तो हुआ तो व्यथित तो पति है, लेकिन देखरेख करने वाला व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद ला सकता है। व्यथित पति हो गया तो 198 की उपधारा कहती है पति को लाना पड़ेगा। ठीक, परंतु कहता है उपधारा 2 का कि यदि कोई देखरेख करने वाला व्यक्ति है और वो पति अनुपस्थित है तो न्यायालय की अनुमति से ऐसा देखरेख करने वाला व्यक्ति 497 और 498 के अपराधों के बारे में परिवाद ला सकता है। अब जो आपने परंतुक पढ़े थे, 2 परंतुक आपने पढ़े, अपवाद पढ़े कि पहला कि यदि व्यथित व्यक्ति पागल है, बच्चा है या फिजिकली चैलेंज है, पर्दानसीन स्त्री है, तो उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति परिवाद ला सकता है न्यायालय की इजाजत से। अब मान लीजिए कि कोई पागल है या कोई बच्चा है, तो पागल के या बच्चों के कोर्ट द्वारा कई बार संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं। कोई पागल है या कोई बच्चा है तो उसके संरक्षक कोर्ट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब यहां पर विवाद क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति परिवाद ला रहा, उस विवाहित बच्चे या उस पागल बच्चे की ओर से जो व्यक्ति कोर्ट के सामने परिवाद ला रहा है वो व्यक्ति नहीं है जिसको उनकी न्यायालय ने संरक्षक नियुक्त किया था। देखिए कोई व्यक्ति ला सकता है, हमने परंतुक में पढ़ा कि कोई व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से ला सकता है, लेकिन वो जो व्यक्ति है जो परिवाद लेके आ रहा है वो ऐसे बच्चे का या ऐसे पागल का संरक्षक नहीं है। तो फिर वहां पर कोर्ट को एक और सूचना करनी है, एक और सावधानी बरतनी है कि ऐसे संरक्षक को नोटिस करनी है कि आप आइए और बताइए कि ये व्यक्ति परिवाद ला रहा है तो ठीक है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। और यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि संरक्षक द्वारा किया जाना ठीक है, तो वो फिर संरक्षक को अनुमति करेगा। और यदि लगता है कि संरक्षक नहीं है तो फिर किसी भी व्यक्ति को कर सकता है। और लगता है कि संरक्षक से ज्यादा अच्छा है कि ये अन्य व्यक्ति परिवाद लाए, तो वहां पर अन्य व्यक्ति को भी न्यायालय अनुमति कर सकता है। तो एक औपचारिकता रख दी गई है कि जब परिवाद लाने वाला व्यक्ति न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक नहीं है, बच्चे का या पागल का परिवाद लाने वाला व्यक्ति न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक नहीं है, तो वहां पर एक और प्रोसेस अपनानी पड़ेगी कि वहां पर पहले संरक्षक को एक सूचना देनी पड़ेगी और संरक्षक को सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जो दूसरा अपवाद हमने पढ़ा था कि संघ के सशस्त्र बल का सदस्य है और वो छुट्टी नहीं दे रहा उसका ऑफिसर उसको कि आप जाइए और परिवाद कर लीजिए, तो उपधारा 4 में आ जाइए। हमने पढ़ा कि ऐसे संघ के सशस्त्र बल का सदस्य लिखित अथॉरिटी दे सकता है, लिखित रूप में अथॉरिटी दे सकता है, और उस अथॉरिटी के बाद जिसको उसने अथॉरिटी दी है वो जाके परिवाद पेश कर देगा। उपधारा 4 उस अथॉरिटी को थोड़ा सा रेगुलेट करती है कि कैसे होगी वो अथॉरिटी। तो जो संघ का सशस्त्र बल दूसरे के माध्यम से परिवाद पेश करा रहा है, तो पहली जिम्मेदारी उसकी है कि ये जो प्राधिकार वो दे रहा है, जो प्राधिकार दे रहा है वो लिखित रूप में देना चाहिए। वो प्राधिकार लिखित रूप में देगा और उस पर उस संघ के सदस्य के, आर्म फोर्सेस के मेंबर के दस्तखत होंगे और उसमें वो ये प्रमाण पत्र भी लिखेगा, अनुप्रमाणित भी करेगा कि मुझे सारी तथ्यों की जानकारी दे दी गई है कि जिन तथ्यों के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया जा रहा। तो 3 चीजें आ गई। पहली चीज कि वो लिखित में देगा प्राधिकार, उस लिखित प्राधिकार में आर्म फोर्सेस का सदस्य दस्तखत करेगा, और तीसरी चीज कि वो ये भी अनुप्रमाणित करेगा कि इस परिवाद जिन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है उन तथ्यों की जानकारी मुझको दे दी गई है।
और उसी के साथ एक अटैच करेगा क्या, अपने कमांडिंग ऑफिसर का सर्टिफिकेट कि हम इस अपने सदस्य को, हम इस अपने फौजी को इस कारण से छुट्टी नहीं दे रहे। तो लिखित प्राधिकार भी आ गया। लिखित प्राधिकार में क्या रेगुलेशन कर दिया गया कि उसमें दस्तखत होने चाहिए उसके, और लिखित होना चाहिए, और उसमें इस भाव का भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए मेंबर द्वारा, पति द्वारा, कि मुझे सारे तथ्य बता दिए गए हैं जिन तथ्यों के आधार पर परिवाद पेश किया जाता है। और उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए, कमांडिंग ऑफिसर का, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर बताएगा कि मैं अपने इस फौजी को छुट्टी नहीं दे पा रहा हूं। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी कोर्ट के सामने और फिर कोर्ट संज्ञान ले लेगा। फिर उपधारा 5 इसकी कहती है कि जो ये प्रमाण पत्र आया या लिखित प्राधिकार आया, ये कहां से आया, मान लीजिए कि आसाम में है, आर्म फोर्सेस में कोई व्यक्ति आसाम में है और सतना में उसके साथ ऐसा अपराध हुआ, तो वो आसाम से डाक से भेज देगा लिखित प्राधिकार। तो कहा गया कि अब कोर्ट उपधारणा भी करेगी कि वो जो लिखित प्राधिकार है वो असली है और उसे साक्ष्य में ग्रहण भी किया जाएगा। अब उसको चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट प्रिजम्पशन करेगा। अब आप उसको अदरवाइज डिस्प्रूव करें तभी आगे जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कोर्ट तो मान के चल रहा है कि ये जो लिखित प्राधिकार है और जो कमांडिंग ऑफिसर का प्रमाण पत्र है वो अप टू डेट है, बड़ा बढ़िया। उपधारा 6 आ जाए, 198 की उपधारा 6 की बात कर लेते हैं। 106 संज्ञान की बात नहीं करती, वो मतलब यहां पर लिमिटेशन वाले खंड में उसको होना चाहिए था, यहां पर एक अनावश्यक सी प्रतीत हो रही है। क्या कहती है कि 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ, हमने 376 की परिभाषा पढ़ी थी, तो वहां पढ़ा था कि यदि 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ कोई व्यक्ति उसकी कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप की श्रेणी में आ जाता है। तो यदि कोई ऐसा अपराध हुआ है कि 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी थी और उसके साथ पति ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, यद्यपि वो रेप की परिभाषा में आता है, लेकिन ऐसे अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट कब तक ले सकता है, ठीक, ऐसे अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट कब तक ले सकता है। तो कहा गया कि अपराध के किए जाने की तारीख से 1 वर्ष पश्चात नहीं लेगा। एक लिमिट बताता है, यहां पे संज्ञान पर रोक नहीं लगा रहा, एक अवधि पर रोक लगा रहा। तो इसीलिए इसको कह सकते हैं कि जब हम 468 के प्रावधान पढ़ेंगे तो उसके साथ भी इसको पढ़ेंगे। ये यहां पर संज्ञान पर रोक नहीं लगा रहा, ठीक है, ये लिमिटेशन पर रोक लगा रहा। कोई औपचारिकता नहीं कह रहा कि आप सैंक्शन लेके आइए, मंजूरी लेके आइए, प्राधिकार लेके आइए, कहता है कि संज्ञान कब तक ले सकता है। तो कहा गया कि यदि संज्ञान एक अपराध होने के 1 साल के बाद यदि मामला आता है तो फिर संज्ञान नहीं लेगा, ठीक। फिर उपधारा 7 है, तो वो कहती है कि जब जो आपने अपराध पढ़े अध्याय 20 के अधीन, आईपीसी के अध्याय 20 के अधीन, यदि उनका अटेम्प्ट होता है या उनका दुष्प्रेरण होता है, अबिटमेंट होता है, तो उन अपराधों पर भी ये सारी चीजें लागू होंगी। फिर आ जाए 198A, सीआरपीसी की धारा 198A, ये स्पेसिफिक एक अपराध की बात करती है। किस अपराध की, 498A के अपराध की बात करती है। ध्यान रखिएगा, ये भी विवाह संबंधी अपराध है, 498A भी विवाह संबंधी अपराध है, पर कंफ्यूज मत होइएगा। इसको रेगुलेट करने के लिए, इसके संज्ञान को विनियमित करने के लिए 198 अलग धारा है, ये 198 से गवर्न नहीं होगी। 198 कहती है कि परिवाद पर ही संज्ञान होगा, व्यथित व्यक्ति के ही परिवाद पर संज्ञान होगा। 3 एक्सेप्शन जरूर दे दिए गए हैं, पर 498 का अपराध है तो 498A के अपराध का संज्ञान कई तरीकों से होता है। पहला क्या हो गया कि पुलिस रिपोर्ट पर भी मजिस्ट्रेट कर लेगा। दूसरा कहता है कि यदि व्यथित व्यक्ति ने, उसके पिता ने, माता ने, भाई ने, बहन ने, पिता माता के भाई ने, बहन ने परिवाद किया है, या रक्त दत्तक या विवाह से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद किया है, तब भी न्यायालय इजाजत यदि दे दे ऐसे व्यक्ति को परिवाद करने की, तो तब भी संज्ञान ले लेगा। तो पुलिस रिपोर्ट पर भी 498 एक अपराधों का संज्ञान हो रहा है और परिवाद पर भी हो रहा है। परिवाद कौन प्रस्तुत कर रहा है, व्यथित व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन या रक्त विवाह या दत्तक से संबंधित कोई व्यक्ति है। यदि वो न्यायालय की इजाजत पा लेता है, न्यायालय इजाजत दे देता है कि आप परिवाद पेश करें, और फिर वो परिवाद पेश करता है, तो वहां पर संज्ञान में रोक नहीं है। तो ध्यान जरूर रखिएगा कि 498 को रेगुलेट करने के लिए अलग है, 498 पुलिस रिपोर्ट पर भी संज्ञेय है और 498 परिवाद पर भी संज्ञेय है। पर जो बाकी अपराध है 493 से लेके 498 तक के, वो सिर्फ व्यथित व्यक्ति के परिवाद पर या कुछ आपवादिक परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों द्वारा परिवाद प्रस्तुत किए जाने पर ही संज्ञेय है। 498 भी ध्यान रखें,
हमने एक अपराध पढ़ा था 198 बी, सीआरपीसी 198 बी, हमने एक अपराध पढ़ा था कि यदि पति पत्नी अलग रह रहे हैं, चाहे डिक्री के अधीन या अदरवाइज, 376 बी का अपराध, ध्यान करें कि पति और पत्नी किसी न्यायालय की डिक्री के अधीन या अदरवाइज अलग रह रहे हैं और अलग रहने के दौरान पति और पत्नी के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, पति सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। तो यहां पर यदि कोई व्यक्ति अलग रह रहे हैं तो ठीक है, अलग रह रहे हैं, अब पति पत्नी के बीच का नेचुरल काम है, यदि उन लोगों ने नेचुरल काम कर लिया तो इसमें पड़ोसी ना चलाए कि मुकदमा लिखा दे कि देखिए बड़ा भारी अपराध हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि जो 376 बी का अपराध है, उस अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट कब लेगा और किसके द्वारा बताए जाने पर लेगा। तो कहा गया कि 376 बी के अधीन दंडनीय अपराध का जहां व्यक्तियों में वैवाहिक संबंध है, उन तथ्यों का जिनसे पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किए जाने पर अपराध का गठन होता है। मतलब पत्नी जब पति के विरुद्ध 376 बी का परिवाद पेश करेगी तब ही मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा। ऐसा नहीं कि पड़ोसी चलाए और उस पत्नी के सास ससुर चले आए, कोई चलाए, उस पत्नी द्वारा स्पेसिफाइड कर दिया कौन परिवाद पेश करेगा, सिर्फ पत्नी पेश कर सकती है। अब व्यथित व्यक्ति नहीं कह रहा, व्यथित व्यक्ति हर मामले के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस से तय होंगे। यहां पर रोक लगा दिया गया कि सिर्फ पत्नी जब परिवाद पेश करेगी तभी मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा। तो 198 बी किसको गवर्न करती है, 376 बी के अपराध को। 376 बी क्या है कि जब कोई लोग डिक्री के अधीन या अदरवाइज अलग रह रहे हैं और उनके बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो ऐसे अपराध का संज्ञान, अपराध हो गया 376 बी का अपराध हो गया, लेकिन इस अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट कब लेगा, जबकि सिर्फ पत्नी परिवाद पेश करेगी तभी संज्ञान लेगा। क्यों, 198 बी ने इस पर रोक लगा के रखी है। उसके पीछे एक सामाजिक कारण है, परिवारों को बचाने का एक कारण है। 199 आ जाएं, ये महत्वपूर्ण प्रावधान है और थोड़ा सा अलग दिशाओं में बात करता है। 199 किसकी बात करता है, मानहानि के अपराधों की बात करता है। मानहानि जब हम लोगों ने आईपीसी में पढ़ा था तब ही चर्चा हुई थी कि ये सिविल रॉन्ग के नेचर का है, ये क्रिमिनल मामले में जबरदस्ती घुसा हुआ है, क्रिमिनल लॉ में इसको अनावश्यक रूप से स्थापित किया गया है। तो उसको कुछ स्थापित तो है क्रिमिनल लॉ में वो है, लेकिन कुछ रेगुलेट कर दिया गया कि एक व्यक्ति को लगता है कि उसकी दूसरे ने मानहानि कर दी है तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इन्वॉल्व नहीं होगी, राज्य कोई मदद आपकी नहीं करेगा। यदि आपकी मानहानि हुई है तो राज्य आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ना तो आपके मामले की रिपोर्ट लिखेगा ना ही इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि 199 एक रोक लगा देती है। सीआरपीसी की धारा 199 कहती है कि यदि अध्याय 21 के अधीन आपके खिलाफ कोई अपराध हुआ, अध्याय 21 का अधीन कोई अपराध हुआ, तो 500 मानहानि, 501 मानहानिकारक चीजों का प्रकाशन करें या मुद्रण करें, 502 यदि आप मानहानिकारक चीजों का विक्रय करें, तो ये सब अपराध है। 500, 501 और 502 यदि ऐसा अपराध किसी के साथ हुआ है तो उस व्यक्ति के मामले का संज्ञान मजिस्ट्रेट तभी लेगा जब ऐसा व्यक्ति कोर्ट के सामने परिवाद लेकर आता है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान नहीं हो कि आप पुलिस में मुकदमा कायम करा दे कि हमारा पड़ोसी हमारे खिलाफ मानहानि कर रहा। ठीक, कब हो सकता है संज्ञान, जब आपकी मानहानि हुई तो आप प्राइवेट परिवाद लेके कोर्ट के सामने जाइए। क्यों ऐसा है, क्योंकि 199 ने रोक लगा दी है। 199 ने कहा कि मानहानि के अपराधों का जो अध्याय 21 के अधीन अपराध है, उन अपराधों का संज्ञान मजिस्ट्रेट तभी लेगा जबकि प्राइवेट व्यक्ति परिवाद लेके आए। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, 2 अपवाद हैं। तो पहला अपवाद क्या है कि यदि मान लीजिए जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वो 18 साल से कम आयु का है, पागल है, या कोई स्त्री है जो रूढ़ियों और प्रथाओं के हिसाब से लोगों के सामने बाहर नहीं आती है, या मान लीजिए कि कोई फिजिकली चैलेंज या मेंटली चैलेंज व्यक्ति है, तो फिर इस व्यक्ति की ओर से परिवाद कौन लेके जाएगा। तो यदि न्यायालय ने इजाजत दे दी है तो कोई भी दूसरा व्यक्ति परिवाद लेके जा सकता है। ये पहला अपवाद हो गया। सामान्य नियम क्या है कि उसी व्यक्ति को परिवाद लेके जाना, व्यथित व्यक्ति को, जिसको भी व्यथा लग रही है तो वो व्यथित व्यक्ति परिवाद लेके जा सकता है। व्यथित कौन है, हमेशा ध्यान रखिएगा, व्यथित किसी अपराध से कौन है ये कोर्ट तय करेगी कि आप व्यथित हैं कि नहीं है, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस से तय होगा। तो व्यथित व्यक्ति परिवाद कर सकता है।
एक अपवाद इसका मिलता है कि यदि व्यथित व्यक्ति पागल है, बच्चा है, फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, या फिर वो रूढ़ियों या प्रथाओं के हिसाब से बाहर नहीं जा सकता है, तो ऐसे व्यथित व्यक्ति की ओर से यदि न्यायालय ने किसी को अनुमति दे दी है तो ऐसा अनुमति व्यक्ति परिवाद पेश कर सकता है। अब जो इसकी उपधारा 2 है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। उपधारा 2 अपने आप में एक पूरा कानून बताती है, पूरा एक कानून बताती है, कई सारे बिंदुओं पर बताती है। तो अब ध्यान रखिएगा कि यदि मानहानि आपने किसकी की है, यदि मानहानि राष्ट्रपति की हुई है, राज्यपाल की हुई है, प्रधानमंत्री की हुई है, गवर्नर की हुई है, या किसी संघ शासित प्रदेश के प्रशासक की हुई है, या किसी लोक सेवक की हुई है, तो फिर एक अलग प्रक्रिया हो जाती है। अभी हमने पढ़ा कि जिसकी मानहानि हुई है वो प्राइवेट कंप्लेन लेके कोर्ट के पास जाएगा, ये आपने पढ़ा। यदि मान लें कि मानहानि किसकी हुई है, राष्ट्रपति की हुई है, गवर्नर की हो गई मानहानि, मुख्यमंत्री की हो गई, प्रधानमंत्री की हो गई, या किसी पब्लिक सर्वेंट की हो गई, तो फिर इसकी मानहानि के लिए भी ये प्राइवेट परिवाद लेके जाए तो कुछ ठीक नहीं लगता है। इसीलिए एक अलग प्रक्रिया बना दी गई कि यदि राष्ट्रपति की, गवर्नर की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, किसी पब्लिक सर्वेंट की मानहानि की जाती है, और जो मानहानि है वो किन कार्यों से जुड़ी हुई है ये भी जान लें कि यदि जिस समय मानहानि की गई उस समय व्यक्ति कौन था, भारत का राष्ट्रपति था। जिस समय मानहानि की गई उस समय आपको राष्ट्रपति होना चाहिए, जिस समय आपकी मानहानि की गई उस समय गवर्नर, प्रधानमंत्री, मंत्री या कुछ भी होना चाहिए, या उस समय लोक सेवक होना चाहिए। और मानहानि किन कार्यों को लेकर की गई, आपके उन कार्यों को लेकर की गई कि जिस समय आप लोक सेवक थे उस समय आप राज्य के कार्यकलाप में नियोजित थे और आप लोक कृत्यों के निर्वहन में कोई आचरण कर रहे हैं और आपके आचरण को लेकर मानहानि की गई, मतलब आपके पर्सनल कुछ कामों को लेकर की गई, तब 199 का लाभ नहीं मिलेगा, तब आपको प्राइवेट परिवाद ही लाना पड़ेगा। लेकिन आप लोक सेवक हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो मंत्री जो भी है, और यदि आप लोक सेवक हैं तो आप राज्य के क्रियाकलाप में नियोजित हैं और आप राज्य के क्रियाकलाप में नियोजित होते हुए कोई आचरण कर रहे हैं, उस आचरण को लेकर टीका टिप्पणी की गई और उस आचरण से आपकी मानहानि, उस टीका टिप्पणी से आपकी मानहानि हुई। तो फिर यहां पर परिवाद उस लोक सेवक को लेकर, राष्ट्रपति को लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा कि वही व्यक्ति परिवाद लेके जाएगा, ये अपवाद है। यदि ये परिस्थितियां आ गई तो फिर वो 199 का सामान्य नियम लागू नहीं होगा। यहां पर परिवाद कौन पेश करेगा, यहां पर परिवाद लोक अभियोजक पेश करेगा, लोक अभियोजक लिखित परिवाद पेश करेगा। ध्यान रखिएगा कि मानहानि यदि इन लोगों की हुई है और लोक सेवक के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उसने जो आचरण किया उस आचरण को लेकर कमेंट किए गए और उससे मानहानि हमारी हो रही है, पब्लिक सर्वेंट की मानहानि हो रही है, तो सरकार की एक जिम्मेदारी है कि सरकार अपने पब्लिक सर्वेंट की डिग्निटी को बना के रखे, राष्ट्रपति की डिग्निटी बनी रहे। तो सरकार ने एक व्यवस्था बना दी कि अब पब्लिक सर्वेंट कोर्ट में ना जाए, हम उसकी व्यवस्था देते हैं। तो क्या व्यवस्था बनाई गई कि लोक अभियोजक जो होगा वो लिखित परिवाद पेश करेगा। अब आपने 193 पढ़ा था, 193 में पढ़ा था कि सेशन कोर्ट मामले का संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि उसको मामला सुपुर्द ना हो। तो 193 का अपवाद है 199 की उपधारा 2 कि लोक अभियोजक सेशन कोर्ट में सीधा परिवाद पेश करेगा। अभी 190 में आपने पढ़ा ना कि मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा, 193 ने कहा कि सेशन कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। 199 उसका अपवाद है। 199 कहता है कि ऐसा लोक अभियोजक लिखित परिवाद कहां पेश करेगा, सेशन कोर्ट के सामने पेश करेगा और सेशन कोर्ट बिना सुपुर्द हुए उस मामले का सीधा संज्ञान लेगा। देखिए अलग पूरा कानून आ गया। यदि मानहानि किसकी हुई है, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, गवर्नर की या पब्लिक सर्वेंट की, किन विषयों में हुई है, यदि किसी ऐसे विषय को लेकर हुई है जो उसके लोक आचरण को टारगेट किया गया है, तो फिर वहां पर परिवाद कैसे मामला कोर्ट जाएगा, वहां लोक अभियोजक प्राइवेट परिवाद पेश कर, लिखित परिवाद पेश करेगा। कहां पेश करेगा, कोर्ट भी बदल गया। देखिए अब मजिस्ट्रेट के पास वो नहीं जाएगा, वो सेशन कोर्ट के पास जाएगा। तो 193 का जो अवरोध था कि सेशन कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी, इस मामले में लागू नहीं होता। 193 का ये अपवाद है, तो सेशन कोर्ट में परिवाद पेश होगा। ठीक, अब जो ये परिवाद पेश हो रहा है उस परिवाद में क्या क्या चीजें होंगी,
तो सारे फैक्ट आपको बताने पड़ेंगे, अपराध का स्वरूप बतानी पड़ेगी, जो भी पर्टिकुलर्स अपराध के गठन को लेके हो वो सारे आपको बताने पड़ेंगे। अब जो लोक अभियोजक परिवाद पेश करेगा उसको भी रेगुलेट किया गया। ऐसा नहीं कि लोक अभियोजक किसी मामले में परिवाद पेश कर ले। हमको ध्यान रखें कि जो सरकारों की आलोचना होना लोकतंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण है। आलोचना होगी तो किसी को लग सकता है कि हमारी मानहानि हो गई, पर दोनों में बैलेंस बनाना कि यदि सद्भाव पूर्वक और लोकतंत्र के सुधार के लिए आलोचना की गई है तो उसको मानहानि हम ना माने। जो बेईमानी पूर्वक या साजिश आपको सिर्फ जलील करने के लिए या ह्यूमिलेट करने के लिए आलोचना की गई है या चीजें फैलाई गई हैं उसी को मानहानि माने। तो यहां तो हमने कह दिया कि यदि लोक सेवक की मानहानि हुई तो लोक अभियोजक परिवाद पेश कर देगा सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट संज्ञान ले लेगा। पर एक अवरोध लगा दिया गया कि लोक अभियोजक ये परिवाद कब पेश करेगा। लोक अभियोजक ये परिवाद तब पेश करेगा कि जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला है, जैसा भी लोक सेवक है, यदि केंद्र सरकार की सेवा में है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सेवा में है तो राज्य सरकार, राज्य का राज्यपाल है तो राज्य सरकार, और यदि सरकार का राज्य सरकार का मंत्री है तो राज्य सरकार, और राज्य सरकार का सेवक है तो राज्य सरकार, या जैसी भी स्थिति होगी तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब प्रायर सैंक्शन दे देंगी लोक अभियोजक को तब लोक अभियोजक लिखित परिवाद सेशन कोर्ट में पेश करेगा। तो एक अवरोध भी आ गया। तो अब इसको प्रैक्टिकली देखें तो इसका उपयोग हमें नहीं लगता कि कहीं होता है कि किसी लोक सेवक की मानहानि हुई हो और सरकार ने अनुमति दी हो लोक अभियोजक को कि आप परिवाद पेश करें फिर मामला चला हो। अभी हाल ही फिलहाल आप देखें कि एक बीजेपी की कद्दावर नेता है, उनका स्टेटमेंट आया था ब्यूरोक्रेसी को लेके कि ये चप्पल उठाते हैं, है ना। तो ये मानहानि होने के लिए पर्याप्त चीजें हैं। तो अब इसमें आप देखें कभी ऐसा होगा नहीं। अब एक ट्रेंड सा चला है कि लोक सेवकों को स्टेज पे खड़े होकर जो राजनेता हैं वो उनको ह्यूमिलेट करते हैं। एक ट्रेंड सा चला, आप देखिए पिछले साल भर का घटनाक्रम तो कई सारे दृष्टांत आपको मिल जाएंगे कि जो राजनेता हैं वो लोक सेवकों को स्टेज पर ह्यूमिलेट करते हैं। तो ये एक तरह से उनकी मानहानि है। पर इसमें आप देखें ना तो लोक अभियोजक परिवाद पेश कर रहे हैं और ना ही लोक अभियोजक को केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसी सैंक्शन दे रही है। तो ये प्रावधान है, तो इन प्रावधानों का उपयोग अमूमन कम ही होता है, लगभग ना के बराबर। ठीक, एक लिमिट बता दी गई कि एक कब तक जो सेशन कोर्ट है वो कितने दिन तक संज्ञान करेगा। तो कहा गया कि 6 माह के अंदर यदि लोक अभियोजक ऐसा परिवाद पेश कर देता है, अपराध होने के भीतर 6 माह के भीतर यदि लोक अभियोजक ने परिवाद पेश कर दिया तो उस अपराध का संज्ञान सेशन कोर्ट करेगा। तो अब अमूमन सरकार के पास फाइल जाएगी, सैंक्शन मिलेगी तो 6 माह तो सुमोटो हो जाएंगे। तो क्या ऐसे लोक सेवक को जो प्राइवेट व्यक्ति होने के तौर पर राइट था, एक प्राइवेट व्यक्ति की मानहानि हुई तो वो तो सीधे चला जा रहा है, तो क्या ऐसा जो लोक सेवक है जिसको सरकार ने एक अलग व्यवस्था तो दे दी है, कानून ने एक अलग व्यवस्था दे दी कि आप परेशान मत होइए, आपकी ओर से लोक अभियोजक परिवाद पेश करेगा और वो फिर लड़ेगा मामला, आप परेशान मत होइए। तो अब वो तो पेश होने से रहा क्योंकि उसमें इतनी टेक्निकलिटीज ला ली गई हैं कि लोक अभियोजक लिखित परिवाद पेश करेगा, पहले लोक अभियोजक को सरकार से सैंक्शन लेनी होगी, सरकार ने सैंक्शन दी और यदि लेट कर दिया तो 6 माह के बाद कोर्ट संज्ञान नहीं करेगा। इतनी सारी टेक्निकलिटीज आ गई। तो ये एक तरह से छद्म कानून कह सकते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। पर उसके बाद उपधारा 6 आती है, वो कहती है कि ऐसे लोक सेवक को जो प्राइवेट कंप्लेंट खुद करने का अधिकार था उसकी मानहानि हुई है, सरकार के चैनल से उसको नहीं मदद मिल रही है, तो क्या उसका जो पर्सनल राइट था वो खत्म हो जाएगा? तो वो खत्म नहीं होगा। वो जो मजिस्ट्रेट के यहाँ प्राइवेट परिवाद पेश कर सकता था, प्राइवेट परिवाद कहां पेश करेगा? मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करेगा। जब लोक अभियोजक आ रहा था तो वो सेशन कोर्ट जाता था। तो उसका जो ये अधिकार बचा हुआ था कि वो प्राइवेट परिवाद अपने खर्चे पर मजिस्ट्रेट के पास लेकर जा सकता है, तो वो अधिकार बना रहेगा। उपधारा 6 ये कहती है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके लिए वो मजिस्ट्रेट के पास परिवाद कर सकता है, ना तो परिवाद पेश करने के अधिकार पर कोई रोक लगाती है और ना ही मजिस्ट्रेट के संज्ञान करने के अधिकार पर रोक लगाती है। तो ये जो आपके संज्ञान से संबंधित प्रावधान थे, जो महत्वपूर्ण हिस्से थे, लगभग हमने कोशिश की कि आप तक पहुंचा पाए। नित्यानंद सर? ठीक है सर, ओके। ओपीएस भदौरिया जी,
एडवोकेट नीलोफर मंसूरी। आप प्रश्न करिए। गुड मॉर्निंग सर। सर हमारा प्रश्न ये था कि 197 में सर मजिस्ट्रेट हुआ, न्यायाधीश हुआ, इनको संरक्षण है, तो अधिवक्ताओं को सीआरपीसी में कहाँ पर प्रावधान है संरक्षण का? नहीं, अधिवक्ताओं को संरक्षण नहीं, सर उसी क्यों? के लिए मांग चल रही है जी। अब क्यों है तो ये तो विधायिका बताएगी, जो कानून विधायिका ने बना दिया हम वो आपको बता सकते हैं। उसके लिए मांग चल रही है, आप नित्यानंद सर से संपर्क करें, वो बताएंगे कि वो मांग कहाँ तक है, एक्ट बन रहा है, वो कहाँ पहुंचा। ओपीएस भदौरिया जी, आप जी प्रश्न सर। करें। सर सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। मैं भिंड जिले से बोल रहा हूं। बोले वकील साहब। ये जो क्लास चल रही है सर बहुत अच्छा प्रयास है, और सचिन सर बहुत ही अच्छा समझाते हैं। जिसने एक बार सुन लिया उसका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और मैं अपना क्वेश्चन पुट कर रहा हूं सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अध्याय 20 का इसमें उल्लेख किया गया है, तो 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है ये हाँ, कर जोसेफ दिया गया। स्टाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सर। हाँ बिल्कुल कर दिया गया। तो क्या इसमें फिर भी परिवाद अपन ला सकते हैं? नहीं, नहीं ला सकते, अब तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। यहाँ चेंज होने चाहिए थे ना, तो अभी आईपीसी में चेंज हुआ उस मामले के बाद, उसको वहां से रिपील करना चाहिए 497 को, और जब 497 आईपीसी से रिपील हो जाएगा तो यहाँ 198 से हटाना चाहिए था। तो अभी बना हुआ है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न आए तो ये रखना है, पर प्रैक्टिकली अब संभव नहीं कि आप परिवाद ला पाए। सर परीक्षा की दृष्टि से यदि क्वेश्चन मैं पूछूं कि रिपील्ड नहीं है जब तक सेक्शन, तो हाँ, वो तो फोर्स में माना जाएगा सर। हाँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पर जब आप परिवाद लेके जाएंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेंगे ही नहीं। तो एग्जाम में क्या मतलब सर लगाना है इसमें? एग्जाम में वो यदि वो केस लॉ का हिसाब से पूछता है कि इस केस लॉ में किस मामले में 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, तो आप बता सकते हैं। और यदि वो पूछता है कि 497 के अपराध में पीड़ित व्यक्ति कौन है, तो आप बता सकते हैं कि पति है। तो वो प्रश्न से तय करना पड़ेगा कि वो जजमेंट को ध्यान में रखकर पूछा गया है कि जजमेंट को दरकिनार करके पूछा गया। प्रश्न की नेचर से समझना पड़ेगा वहां पर। जी सर। विकास जी प्रश्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ये जो डिफेमेशन वाला था 199 का सब क्लॉज 2, तो उसके बाद 199 का सब क्लॉज जो भी ये पब्लिक सर्वेंट और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित था, तो इनमें पहले इनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पहले एग्जॉस्ट करनी पड़ेगी 5 के अंदर, सब क्लॉज 5 के अंदर रेमेडी, फिर 6 में जाएगा वो? नहीं, वो तो कहा गया कि कब पेश करेगा। देखिए उसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर परिवाद तब पेश करेगा जबकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी हो। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक प्रस्ताव बना के भेज सकता है, उस प्रस्ताव को राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास भेजेगा, वहां से फिर सैंक्शन आएगी, तब वो सेशन कोर्ट में परिवाद पेश करेगा। और जैसे ये जो अपना पब्लिक सर्वेंट होंगे, तो वो आपने बताया सबसेक्शन 6 में इनको कंप्लेंट भी कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो पहले ये एग्जॉस्ट करेंगे वो वाला राइट? नहीं, कोई जरूरत नहीं। सबसेक्शन 5 वाला नहीं, उनके बस का कहां है, उनका कहां इन्वॉल्वमेंट है। वो तो लोक अभियोजक की ड्यूटी है कि आप देखें कि यदि पब्लिक सर्वेंट को ह्यूमिलिएट हुआ है, उसका डिफेमेशन हुआ है, तो आप प्रस्ताव बना के राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास भेजिए। अब उसका कहां रोल है बेचारे का, नहीं सरकार मदद कर रही है, तो उसका जो प्राइवेट व्यक्ति होने के तौर पर अधिकार था वो तो मत छीनिए। तो इसीलिए कहा गया, उपधारा 6 कहती है कि वो प्राइवेट व्यक्ति के तौर पर मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद पेश कर सकता है। हाँ, जब वो प्राइवेट व्यक्ति के तौर पर पेश करेगा तो फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करेगा, सेशन कोर्ट नहीं लेगी जी। फिर इसको 199 सब क्लॉज 1 के तरह ट्रीट करेंगे? हाँ, 199 के 1 क्लास की तरह। ठीक है, थैंक यू सर। रूबी राव भास्कर, मैडम रूबी राव। सर गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल ये है कि सर असम्पनीय क्या होता है? अब अपन 320 पढ़ेंगे तो वहां जब जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वो चाहे तो राजीनामा कर लेता है, जिसने आरोपी ने उसके साथ अपराध किया, तो एक क्लास बना दी गई है कि कुछ अपराधों को समनी बनाया गया है कि इनमें राजीनामा हो सकता है, समझौता हो सकता है, और कुछ अपराधों को उसमें नहीं शामिल किया गया है। तो जिन अपराधों को शामिल नहीं किया गया वो असमनीय है। सर एक और सवाल है सर, इसमें जो जमानतीय है ये अपराध, तो इसमें जमानत कैसे मिल जाती है? एकदम जमानत मिल जाएगी, जमानत संबंधी प्रावधान आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए तो समझ आ जाएगा। जमानत हम 2-4 दिन में आगे पहुंचेंगे वहां तक। थैंक यू सर।
दुर्गेश कमल सिंह। दुर्गेश कमल सिंह। यस सर। सर नमस्ते सर। नमस्कार, बोलें। के विरुद्ध अगर कोई इस तरह का जो न्यूज चैनल होता है, जैसे लोक सेवक होने के नाते कोई न्यूज चैनल अगर ये उनके विरुद्ध ये चलाता है कि इन्होंने 1 लाख रुपए की रिश्वत ली है, तो क्या वो मानहानि के दायरे में आता है सर, जब वो अपने हाँ बिल्कुल, लोक यदि कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है? हाँ, निराधार आपके ऊपर कोई घूस लेने का आरोप लगा रहा है तो वो तो मानहानि कर रहा है आपकी। आपके प्रति लोगों में घृणा के भाव और आपको मानसिक क्षोभ होगा, तो इतने सारे कंटेंट तो आ गए मानहानि के। सर तो इसमें ये पूछना था, जो 199 का क्लॉज 5 है और क्लॉज 6 है, तो क्लॉज 6 में तो वो एज ए प्राइवेट व्यक्ति मतलब परिवाद ला सकता है। बिल्कुल कर सकता, बिल्कुल कर और सकता। लेकिन यहाँ पे जो इसकी जो 199 का क्लॉज 5 है वो उसमें बार लगा दे, विद इन 6 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए, तो फिर उस कंडीशन कैसा करेंगे सर? नहीं, आपको यदि 6 माह तक आप सीधे भी जा सकते हैं। सरकार का आप मत इंतजार करें कि सरकार आपके लिए परिवाद लेके आएगी, लोक अभियोग परिवाद लेके आएगा। आपकी मानहानि, आप सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ चले जाइए। जी जी, उसमें जरूरी नहीं कि आप इंतजार करिए। जी, लेखराज लोधी जी। लेखराज लोधी। ज्योति पटेल, आप प्रश्न कर लें। ज्योति पटेल। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन 197 से था। वहाँ पे जो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट है, तो सर वहाँ सभी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट आएंगे, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? हाँ बिल्कुल, सब आएंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होती है सीआरपीसी। हाई कोर्ट को तो रेगुलेट किया गया। तो वो हाई कोर्ट के जजेस नहीं आएंगे ना सर? नहीं, हाई कोर्ट के जजेस आएंगे ना। पब्लिक सर्वेंट। दंड न्यायालयों के वर्ग पढ़े धारा 6 में, तो वो कहता है कि हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट को हम नहीं छेड़ रहे हैं, उनके अस्तित्व को हम स्वीकार कर रहे हैं। उसके अलावा इतने दंड न्यायालय और होंगे। हाँ सर, पर मैंने एक पहले क्लास जहाँ की थी सीआरपीसी की, तो उन्होंने लिखवाया था कि हाई कोर्ट के जजेस पब्लिक सर्वेंट नहीं कहलाएंगे इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। वो आपने धारा 21 पढ़ी होगी। धारा 21 पढ़ी होगी। धारा 21 में जब लोक सेवकों की परिभाषा दी गई है, तो वहां पर अलग किया गया। AR अंतुले और एक और मामला था, उन मामलों में पब्लिक सर्वेंट, इसलिए जब आप वो आर्टिकल 12 और धारा 21 ये सब मिला के पढ़ेंगे, वहां पर आया होगा। तो उस नेचर की बात नहीं, यहाँ पर तो पीड़ित है वो। वहां पर बतौर राज्य उसके खिलाफ फंडामेंटल राइट इंटरटेन होंगे कि नहीं, इसकी बात हो रही थी। यहाँ पर वो पीड़ित है, उसकी मानहानि हो रही है, तो पीड़ित का अधिकार उसको मिलेगा। जी सर। और एक 198B से था क्वेश्चन सर, इसमें डिक्री के अधीन मतलब डाइवोर्स के बाद की बात भी करी गई? हाँ, डाइवोर्स के बाद की बात क्या था, डिक्री के अधीन अलग रह रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। मनीषा कनेरिया जी। हेलो, नमस्कार सर। मेरा 174 से था। जो पुलिस अधिकारी है और मतलब किसी की डेथ हो जाती है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट क्यों करता है वो? ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर बना के रखने की। आप जब पुलिस रेगुलेशन पढ़ें, तो पुलिस रेगुलेशन में ये डीएम की जिम्मेदारी है कि लोक व्यवस्था उस जिले की बनी रहे। तो अब डीएम सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति होता है लोक व्यवस्था बनाए रखने का, तो उसको बताना पड़ेगा ना आपको कि आप उसके क्षेत्र में ये अपराध हो गया, ये लाश मिली है, यहाँ ये व्यक्ति मर गया, बताना पड़ेगा। जी जी, थैंक यू सर। सूरज सिंह हरवार। सूरज, प्रश्न कर लो। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ, जो ये कॉल था, ये इसमें सर आपने बोला था कि सर उसमें 1 साल का 76 वाले में सर। हाँ, तो सर 1 साल सर आज तो जो केस आते हैं कि सर इतने से 2 साल सर, आवाज आपकी बराबर नहीं आ रही सूरज जी, आवाज हम नहीं सुन पा रहे। हाँ सर, रुकिए सर। हाँ सर, ये है कि सर ये 198 का सर ये 6वां नंबर है। हाँ, इसमें आप बोले कि अगर किसी क्षेत्र संज्ञान लेना है, संज्ञान लेती है,
एक साल बाद अगर केस लगता है तो यही होता है सर। आवाज आपकी नहीं आ पा रही अब तक, हम जितना समझ पाए तो बता दे रहे हैं कि जो लिमिटेशन है ऐसा नहीं कि उसके बाद संभव नहीं कि आप मामला ले आए। आप जो देरी हुई है मामला लाने में उस देरी को एक्सप्लेन करिए, कोर्ट को वो एक्सप्लेनेशन आपका ठीक लगेगा तो वो 1 साल के बाद भी ले लेगी। ऐसा नहीं है कि 1 साल लिखा है, 2 साल लिखा, 3 साल लिखा तो उसके बाद मामला नहीं लेगी, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 473 देखिएगा एक बार। आशीष श्रीवास्तव जी का प्रश्न है कि सर आईपीसी में तो पत्नी की आयु 15 साल दी है। हाँ, पर वो अभी लिखा हुआ है, पर जब आप उसमें एक जजमेंट हमने नोट कराया था तो उस जजमेंट में 18 साल मान लिया गया है कि ये जो 15 साल है वो विवाहित स्त्री और अविवाहित स्त्री को डिस्क्रिमिनेट करती है। पास्को एक्ट भी आपको मनोज सर ने बताया होगा। तो आज की स्थिति में जो प्रैक्टिकली है वो 18 साल उसको मानी, कि 15 साल की विवाहित स्थिति और 18 साल की विवाहित स्थिति में अंतर करती थी वो 15 साल की आयु, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया। तो वो जो सीआरपीसी कई बार अमेंडमेंट जो होते हैं तो कहीं आपको अमेंडमेंट उचित हो जाएगा एज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की हो जाएगा, और कहीं उसी धारा से लिंक की हुई दूसरी धारा है जो सब्सटेंटिव लॉ में है तो उस पर अमेंडमेंट नहीं होता है। तो आप जब कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ें तो उस इंडिपेंडेंट थॉट का जजमेंट आया था, उसमें कहा गया कि यहाँ स्त्री 18 साल। तो आप उस जजमेंट को ध्यान में रखकर सीआरपीसी को पढ़िए। चलिए, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। यद्यपि मैं 197 से आज संतुष्ट नहीं हूं, हम वकीलों के लिए आपने नहीं बताया। नहीं सर, पीसी एक्ट और 197 में अलग से ले लेंगे। हाँ, उस हिसाब से जरूर आज हम लोगों को कम मिला है, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आप सब लोग जुड़े इस कार्यक्रम से।